याद है? तो पहले उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कशन करना शुरू करेंगे हम लोग। अच्छा, सबसे पहले मैं खैर सब्जेक्टिव वाले 2 सवाल दिए थे, मुझे याद है अच्छे से। एक मिनट, हाँ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 दिया था सबसे पहले। 3 निकाला है क्या तुम लोगों ने? मैं पहले 3 नहीं, सॉरी, 4 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया था, 4 निकाला है क्या तुम लोगों ने, ये बताओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 4 निकाला है? पूछना है किसी को क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है? अरे किसी को डाउट नहीं, क्या बात है? अरे श्योर। देखो, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है? बाहर की फील्ड की बात करते हैं सबसे पहले, बाहर की फील्ड की। देखो, सारा चार्ज तो इसके अंदर क्यों है ना भाई। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का बेसिक अंतर तो यही था ना। अगर तुम याद करो, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का बेसिक डिफरेंस यही था कि यहाँ पर जो क्यू था वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। याद आता है तुम लोग को? यहाँ पे जो क्यू था वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? बस ये फर्क है। तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो के क्यू स्क्वायर बाई, सॉरी, के क्यू बाई आर स्क्वायर ही तो होगा। बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तुम याद करो बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर ही होगी। क्या कहते हो, है ना? के क्यू बाई आर स्क्वायर ही होगी। Just a second. ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब तुम अगर बाहर के लिए तुम अगर एनर्जी डेंसिटी वाला मेथड लगाते हो तो तुम क्या लिखोगे? तुम एनर्जी लिखोगे, तुम याद करो, बाहर वाले के लिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और आर से इन्फिनिटी। याद करो, ये बेटा आउटसाइड के लिए है एनर्जी, आउटसाइड के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर है, ये आउटसाइड वाली एनर्जी है। याद आता है? और पिछली क्लास में ही इसको हम लोगों ने किया था। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी तुम्हारी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर। ये वाला बाहर वाला पार्ट तो सबने कर लिया होगा भाई, क्लास में ही कराया तुम अगर देखो तो। याद आता है? ये तो क्लास में ही कराया था, है ना? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और डीवी। याद आया तुम लोग को? एग्जैक्टली ये चीज मैंने क्लास में ही कराई थी, पिछली क्लास में। मेरे ख्याल से इसमें डाउट भी नहीं होगा। डाउट तो खैर इसके दूसरे पार्ट में हो सकता है। तो इसको, ये किसी को नोट करना हो नोट कर लो, मैं इसको हटाऊंगा। ये आउटसाइड के लिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ये आउटसाइड वाला पार्ट है। ये आउटसाइड वाला पार्ट है बच्चों, दिस इज द आउटसाइड पार्ट एक्चुअली। जैसे क्लियर, ये आउटसाइड वाला पार्ट है बच्चे। ये एग्जैक्टली वही है जो हमने कंडक्टिंग स्फीयर के लिए किया था, ठीक है? एग्जैक्टली वही है। मैं बच्चे इस हिस्से को हटाना चाहता हूँ, या रहने दो इसको, बाद में बात करते हैं। अंदर के लिए देखते हैं, अंदर के लिए डिफरेंशियल एलिमेंट का सिलेक्शन सबसे पहले। क्या होगा डिफरेंशियल एलिमेंट? यहाँ पे आर पे डी आर थिकनेस ले लो। सेम फॉर्मूला लगाएंगे एनर्जी का अंदर के लिए, बस थोड़ा ध्यान देना। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, याद करो ई की वैल्यू, डीवी डिफरेंशियल शेल है,
डिफरेंशियल एलिमेंट अभी भी डिफरेंशियल शेल है, जो मैंने पिछले टर्न पे लिया था कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सेम एलिमेंट है, ठीक है। और इस पूरे हिस्से का इंटीग्रेशन हम जानते हो कहां से कहां करेंगे, 0 से। और ये तुम्हें पहले पार्ट का आंसर देगा, ये तुम्हें क्या देगा, पहले पार्ट का आंसर। अब बेटा तुम निकाल के देखो जिसने भी पूछा था। अब जरा इसे निकाल के देखो जिसने भी पूछा था बच्चों मेरे से। आंसर आता है बच्चों ये? बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लगाया मैंने बस। ई की वैल्यू बस मैंने रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट लिखी है, सेम चीज है, ठीक है। सेम चीज है बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और डीवी हो गया 4 पाई r स्क्वायर डी आर। बस ई की जगह मैंने रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट रखा है। तुम लोग बेटा जब सॉल्व करना ना तो बाद में रो की वैल्यू उठा के रख देना। जैसे ए पार्ट का आंसर तुम्हें चाहिए ना, तो बाद में तुम्हें रो की वैल्यू रखनी पड़ेगी। जब रो की वैल्यू रखोगे तभी आंसर आएगा। बेटा कोई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब पूछा था किसी ने कि नहीं पूछा था भाई ये? कई सारे लोगों ने पूछा था। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करो, 1 1 पे आते हैं। 1 अच्छा क्वेश्चन है, और ये 2 साल पहले ही मेंस में भी पूछा गया था। ऐसा क्वेश्चन बड़ा पसंद है मेरे को, क्वेश्चन नंबर 1। और देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं, मैं हटा रहा हूँ बच्चे से। क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ी सी मेहनत है। किसी ने वैसे निकाला है क्वेश्चन नंबर 1? टिल दी आंसर निकाला है क्या किसी ने क्वेश्चन नंबर 1? ऐसा क्वेश्चन तो अच्छा है काफी। अगर मैं बात करूं, ऐसा क्वेश्चन तो काफी अच्छा है। देखो जरा, जिन्होंने किया है फिर अच्छा किया है, क्योंकि एज ए कंसेप्ट वाइज वो क्वेश्चन तो है अच्छा काफी। देखना जरा, कहता है सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ बॉल of radius r carrying a spherical symmetrical charge and the surrounding space is filled with the charge of volume charge density rho is equal to a by r where a is a constant। ठीक है। distance from the center of the ball will the ball, sorry, इसमें कह रहा है where a is a constant r, the distance from the center of the ball, ठीक है। find the ball's charge at which magnitude of the electric field is independent of r outside the ball, how high is this strength। okay, देखो आप इसे देखिएगा, कहानी क्या है, सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करते हैं। ये है कुछ कहानी ऐसी कि यहाँ पे एक बॉल है जिसपे चार्ज क्यू है, और बाहर में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बाहर में है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिस इज बेटा रो इज इक्वल टू ए बाई आर, ठीक है। where a is a constant, r is the distance with the center of the ball, find the ball's charge at which magnitude of electric field is independent of r outside the ball। ठीक है, अब देखो जरा क्वेश्चन ये क्या कहता है। ये कहता है कि यहाँ
यहां से r दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये शो करना है कि एक चार्ज क्यू के वो इंडिपेंडेंट है। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? हमें ये शो करना है कि जैसे ये कोई पॉइंट पी है जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे है, तो हमें शो करना है कि चार्ज क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि ये जो फील्ड है वो स्मॉल r पे डिपेंड ना करे, स्मॉल r पे डिपेंड ना करे। ठीक है? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हुई? मुझे लगता है काफी लोग तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही परेशान हो गए होंगे। क्यों बच्चों, पहले ये बताओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हुई? कई लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम आई होगी, आई एम वेरी श्योर। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी क्वेश्चन की। ठीक है? अब क्वेश्चन की किस, अब इंग्लिश पढ़ो भाई रोहित बाबू, तुम्हें सवाल नहीं समझोगे तो कैसे करोगे भाई तुम? इसीलिए तो समझा रहे थे इतना है बेटा। देखो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ भाई, ध्यान देना। अब नहीं समझ आया तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैंने बोला कि इस पे चार्ज क्यू है, इसके बाहर भी एक चार्ज है जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये फॉर्मूले से दिया हुआ है, और कहता है कि क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि किसी आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ये वैल्यू बोली हुई है। ठीक है? अब देखो जरा, यहाँ पर शुरुआत करते हैं, गॉस थ्योरम लगाएंगे। मैंने सबसे पहले क्या किया, ये लिया, ये लिया, इस तरीके से गॉसियन सरफेस बनाया है एज यूजुअल। और जरा याद करो हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रल ई डॉट डी आर, सॉरी ई डॉट डी ए, और फिर क्या करते थे, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफरेंशियल एरिया एंगल 0 बनाएगा, तो ये आ जाएगा ई डी ए की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई r स्क्वायर, जैसा कि हमेशा हम करते थे। मेहनत है चार्ज इनक्लोज्ड में। चार्ज इनक्लोज्ड होगा क्यू इंटीग्रल रो डीवी, और डीवी बेटा ये है क्यू, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये दे रखा है ना, ये बाहर के लिए दे रखा है। क्वेश्चन में पढ़ लो भाई, लैंग्वेज में साफ साफ लिखा है कि जो ये डीवी दिया है ये बाहर के लिए दिया हुआ है। समझ गए? और यहां से बच्चों अगर हम बात करें तो ये डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर होती है? हाँ, इंटीग्रेशन की लिमिट ध्यान रखना, मैं इंटीग्रेशन जो करूंगा वो कैपिटल आर से स्मॉल आर, जो इंटीग्रेशन होगा ना वो कैपिटल आर से स्मॉल आर, क्योंकि ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखा है वो बाहर के लिए दे रखा है। पहले ये बताओ क्या ये स्टेप क्लियर होता है? अभी इसमें है मेहनत, लेकिन सबसे पहले तो यही कहानी है जो अपने को समझना है। सोच लो भाई ध्यान से सभी लोग। और इसके बाद अब हम सॉल्विंग करते हैं, क्योंकि पहला तो ये था करना क्या ये पता होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में भी मेहनत होने वाली है अभी। यहाँ से देखो, अगर मैं लिखूं ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस रो की वैल्यू बेटा आएगी a अपॉन r। डीवी क्या होगा, डीवी, हाँ डीवी में मेहनत है, फिर से रो डीवी याद करो क्या करते थे, 4 पाई r स्क्वायर डी आर, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है भाई, कैपिटल आर से स्मॉल आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। याद आया तुम्हें चार्ज निकालने का तरीका, रो डीवी, रो डीवी स्टैंडर्ड तरीका ही यूज किया है बच्चे। और यहाँ से अब सॉल्यूशन अभी करना बच्चा है ना अपने लिए। देखो यहाँ से ई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस प्लस, यहां से देखो क्या क्या कॉमन जाएगा, ध्यान देना। ए 4 पाई बाहर आया, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, अंदर में इंटीग्रेशन क्या बचेगा, ये r और r, तो बेटा यहाँ बचेगा r डी आर, ये बचेगा। और इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ रखोगे, कैपिटल आर से स्मॉल आर, जो कट रहा है काट पाट दो यार। ये आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर
प्लस यहां से क्या घटा, 4 पाई ये कट गया, ए अपॉन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये बचेगा तुम्हारा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2। क्या इतनी बात समझ आ गई बेटा? मैंने इंटीग्रेट करके सीधे लिमिट डाल दी, इंटीग्रेट करके सीधे लिमिट डाल दी यहाँ पे। पहले ये बताओ, इतनी बात क्लियर होगी तुम सभी लोगों को? क्योंकि अब मैं फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करने की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ से फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करने की तरफ जा रहा हूँ। बेटा हरीश क्या नाम है, प्रणव पारे पर यार मेरी तरफ से बेटा नेटवर्क बिल्कुल बढ़िया है, मैं खुद आईपैड पे देख रहा हूँ, तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है मेरे ख्याल से। अपना नेटवर्क बेटा चेक करो, कांट हेल्प इट। अरे यार ऐसा है ना, देखो बेटा, नेटवर्क अगर, सॉरी क्या कहते हैं, अगर वीडियो कुछ ब्लर भी हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो करेगा नेटवर्क ही करेगा, तो ये सवाल मत पूछा करो सीरियसली। और सही बताऊं तो तुम्हारा नेटवर्क खराब हुआ है, सवाल तुमने मेरे से पूछा है, मेरा भी खराब होता तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये सवाल ना ही पूछो, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो, मेरा सवाल ये था कि ये कहानी यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। और अब देखो जरा, एक तो जगह नहीं बचती है, मैं ये हटा दूं क्या, ये बताओ, ये हटा दूं? ये इतना बड़ा डायग्राम जो है, ये तो अब हटाया जा सकता है, कुछ बचा नहीं इसमें। रुकना जरा बच्चों। फिलहाल तो अभी जो हम करने जा रहे हैं ना, यहाँ पर जो स्मॉल और आर वाले टर्म है ना, वो सारे मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ। तो देखना जरा, पहले तो मैं लिख दूं यार सबको, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आर स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा ना, तो ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्या आ जाएगा, माइनस ए आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जरा एक काम करो, ये 1 अपॉन आर स्क्वायर ये कॉमन लो, इसमें से 2 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन लो, और क्या क्या बचेगा अब देखते हैं जरा। यहाँ बचेगा Q बाई 2, एक पाई भी आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर कॉमन, 2 एप्सिलॉन कॉमन, ये आ जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अब उसने क्या बोला था कि हमारा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आर स्क्वायर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, हमारा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आर स्क्वायर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो बेटा ये आर स्क्वायर पे तभी डिपेंड नहीं करेगा जब ये टर्म क्या होगा, जीरो। जरा जीरो करके क्यू की वैल्यू निकालो, आता है क्या देखो भाई। अगर आर स्क्वायर पे डिपेंड नहीं करना है या आर पे डिपेंड नहीं करना है, तो आर का जो कोफिशिएंट है या जो आर स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इट शुड बी जीरो। अब जरा कैलकुलेट करके आंसर निकालो। इससे जरा कैलकुलेट करके बच्चे आंसर निकालो। निकालो भाई, देखो आंसर आता है कि नहीं आता। क्वेश्चन है बढ़िया बेटा, पूरी बात देख लो क्या किया है, और अच्छे से लिख लो, अच्छे से लिख लो इसको।
पूरी बात को बच्चे अच्छे से लिख लो, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन काफी अच्छा और ये अभी रिसेंटली मेंस में आया है। और उम्मीद करता हूँ पूरी बात क्लियर हो गई हो तुम लोगों को बच्चों। और ये गॉस थ्योरम का एक बढ़िया सवाल भी है। सही बताया तो गॉस थ्योरम में अभी बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल लिए नहीं थे हम लोगों ने, उनमें से एक अच्छा सवाल है। और तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पूछी है, तो ऑब्वियसली तुम देखो, अगर ये टर्म जीरो हो जाएगा तो बची हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी, क्योंकि आर पे डिपेंड तो करना नहीं है। क्वेश्चन में ये बोला ना कि आर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑब्वियसली ये टर्म पूरा जीरो होगा। तो बची हुई इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आएगी। तो उम्मीद करता हूँ बेटा जिसको भी डाउट था उसने ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। बेटा हरीश पालीवाल, मैं कई बार तुम लोग को डांट चुका हूँ कि ये कब होगा वो कब होगा, ये सवाल मत पूछा करो, ठीक है। अगर किसी ने अगर ऐसे पूछा कि ये कब होगा वो कब होगा तो मैं उसको भगा दूंगा तुरंत। तुम सब अपना ज्ञान अपने पास ही रखा करो यार, ठीक है। दर्शन सोलंकी सवाल पढ़ लो यार बच्चे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। अच्छा तुमने नहीं बोला बेटा, तुम्हारे नाम को कोई यूज कर रहा है फिर तो पक्का। बेटा दर्शन सोलंकी समझ आ गया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि वो जो क्वेश्चन में बोला है ना बच्चे, वो देख लो जरा उस चीज को। लास्ट पार्ट में बेटा मैंने जो इंटीग्रेट करके लिखा है, मैंने आर के कोफिशिएंट को जीरो कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में ये साफ साफ बोला था कि आर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन में मैंने ये आर को एक साइड रखा और ये टर्म जो कोफिशिएंट है इसको जीरो कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। पूरी बात क्लियर हो गई बच्चों तुम लोग को? अगला सवाल बच्चों। बेटा अगला सवाल अगर कोई दिया था तो ऑब्जेक्टिव 20 पेज नंबर भी लिख देना बेटा। 41, ओके। देखो जरा ऑब्जेक्टिव 20 कहता है इन बेसिक सी एस सी एल स्ट्रक्चर, सी एस प्लस एंड सी एल आयंस आर इन बीसीसी कॉन्फ़िगरेशन एज शोन इन फिगर। अच्छा फिगर गायब है। The electrostatic force exerted by the 8 CS ion on the Cl by the 8 CS plus ion on the Cl minus। बेटा ये मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ।
ये क्वेश्चन दिया था कि नहीं दिया था भाई? 20 में दिया था। दिया था, चलो फिर तो अच्छी बात। ये वैसे क्वेश्चन बहुत आसान ही है, तो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर से घबरा गए होगे दवाई, तो ये एक लाइन का सवाल है, तुम अभी खुद ही आंसर कर दोगे, बस मुझे एक डायग्राम बना देना, तो तुम खुद ही आंसर कर दोगे। अब देखना, एक मिनट बेटा, मुझे बस डायग्राम बनाने की जरूरत है, आप खुद ही आंसर कर दोगे। जस्ट मिनट, मुझे एक मिनट देना जरा। इसमें ये बोल रहा है ना, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सिटेड बाय Cl प्लस आयन Cl माइनस, ऐसी कहानी है। बेटा यहाँ जो कॉर्नर्स है ना, यहाँ पे Cs प्लस है, ठीक है, और जो सेंटर है यहाँ पर Cl माइनस है, ठीक है। बस मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा बेटा, इसके बाद तो क्लियर हो गया। जिसने भी पूछा था बेटा, 16 पूछा गया है, 16 देखना बेटा जरा। A large metal surface has a uniform density sigma and electron mass Me. Leaves the surface with you. Return 1p. Disregard gravity. The maximum value of EB. अब इसमें देखो जरा, ये मजेदार सवाल है, ये सही बताऊं तो मोर ओवर प्रोजेक्टाइल मोशन ओरिएंटेड है सवाल ये। अब देखो जरा ये कहानी क्या कहता है। 16 क्वेश्चन देखना बेटा जरा। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। एक मिनट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है? एक मिनट जरा मुझे देखने दो, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अ फ्लैट मेटल सरफेस हैज, अच्छा अच्छा रुको रुको, इस पे चार्ज है प्लस सिग्मा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और ई की वैल्यू याद है कितनी होगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रॉन जा करके ऐसे गिरेगा, इलेक्ट्रॉन को तुमने वेलोसिटी दी, किसी भी एंगल पे कोई ना कोई वेलोसिटी दी तुमने, ऐसे मान लो थीटा है, कुछ वेलोसिटी दी, इलेक्ट्रॉन जाकर के ऐसे गिरेगा, और हमसे ये मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। ये क्वेश्चन पहले तो इंटरप्रिटेशन समझ लो क्वेश्चन का, कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ क्या रहा था। इस क्वेश्चन का बेटा इंटरप्रिटेशन समझ लो कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा था। और उम्मीद करता हूँ ये तरीका या ये सेक्शन समझ आया होगा तुम्हें। उसके बाद देखो जरा, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन है, बस फर्क जानते हो कितना। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर एक क्यूई का फोर्स लगेगा, तो इफेक्टिव ग्रेविटी जानते हो क्या लेंगे हम? ई इंटू ई बाई एम। ये चीज देख लो बस, ये इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव ग्रेविटी, जो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी पढ़ते थे तो ग्रेविटी लेते थे, यहाँ पे ग्रेविटी है ही नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा, जिसको मैं इफेक्टिव ग्रेविटी कह रहा हूँ। क्या कहते हो, समझ आ रही है पूरी बात ये? और उसके बाद तो ये कहानी एक लाइन की है। रेंज याद करो क्या होता था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज मैक्सिमम का मतलब ये 1, यू स्क्वायर अपॉन जी इफेक्टिव, तो बेटा जी इफेक्टिव की वैल्यू रख दो, जी इफेक्टिव की वैल्यू रख दो, ई की वैल्यू ये है। मेरी बात समझ आई बेटा? जिसने भी पूछा था देख लो, आंसर आएगा, बिल्कुल आ जाएगा यहाँ से। और क्या कर रहे हैं उसे भी समझो जरा यहाँ पे। अरे किसने पूछा था भाई, हुआ कि नहीं हुआ?
एक्सेलरेशन की वैल्यू है, जी इफेक्टिव मतलब एक्सेलरेशन। निशान बेटा बिल्कुल गलत किया है तुमने। बेटा जी इफेक्टिव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन है उससे निकाला है। मेहुल माथुर बिल्कुल गलत है जो तुमने किया है। निशान गलत है जो तुमने किया है बेटा। और मेहुल माथुर तुमने तो उससे भी ज्यादा गलत किया है, ठीक है बेटा। अभी समझ आया बच्चों क्वेश्चन? ये क्वेश्चन अच्छा है, ये मतलब नहीं निकला कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से आ रहा है, वो मैं कह नहीं सकता बेटा। सरफेस के लिए जनरली हम लोग सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। वो एग्जैक्टली उसने बताया बेटा, नीलांश ने बताया कि अगर हम इसको प्लेट की तरह यूज करें तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फील्ड आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। मैंने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट केवल और केवल इसलिए रखा बेटा क्योंकि उसने सरफेस बोला था। जब सरफेस बोलते हैं तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही रखना चाहिए। ठीक है अभिजीत, मेरी बात समझ आई बच्चे? अब वो हो सकता है कुछ मिस्टेक हुई हो लैंग्वेज में, अदरवाइज ये प्रॉपर है सवाल ये, ठीक है। आयुष दादिज नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, वो गड़बड़ है, डोंट वरी। तो उम्मीद करता हूँ बेटा पूरी बात समझ आ गई हो। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, देख लो। ग्रेविटी थी नहीं, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस था जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा था। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। जब तुम इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा और वो उसको नीचे लेकर के आएगा। तो जब तुम पार्टिकल को ऐसे थ्रो करोगे तो ये ऐसे जा करके नीचे गिरेगा और ये ई बाई एम जो है ना तुम्हारा, ये इफेक्टिव ग्रेविटी का काम करेगा, एक्सेलरेशन का काम करेगा। फिर मैंने इसे प्रोजेक्टाइल मोशन से कनेक्ट किया कि भाई उसने बोला था रेंज की मैक्सिमम वैल्यू, ये डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो मैंने कहा ठीक है, ये रेंज का फॉर्मूला होता था और मैक्सिमम वैल्यू तब होती थी जब साइन टू थीटा 1 होता था। तो रेंज क्या हो गया, यूज कर भाई जी इफेक्टिव, जी की वैल्यू उठा के रख देना जो हमने निकाली है। ठीक है बेटा, देख लो जिससे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ हो। 25th क्वेश्चन बच्चे देखो जरा, 25th पे बात करते हैं। 25th देख लो, फिर मैं डिस्कशन करूँ 25th का। जैसे ये है, दो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस है S1 S2, दो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस है S1 S2। फिर कहता है S1 S2 के नॉट इंटरसेक्ट, बिल्कुल सही है। S1 S2 इंटरसेक्ट नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दो परपेंडिकुलर पॉसिबल होंगे। और आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर इंटरसेक्शन हुआ तो एक पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर पॉसिबल होंगे, जिसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, और ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। फिर कहते हैं S1 S2 के नॉट बोथ बी प्लेन सर्फेसेस, बिल्कुल गलत है। S1 S2 के नॉट बी बोथ प्लेन सर्फेसेस, बिल्कुल गलत है। ये तो मैंने क्लास में ही कराया था, पैरेलल प्लेन्स, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। फिर कहता है इन अ रीजन बिटवीन S2 S1 S2 बी फील्ड बी मैक्सिमम वेयर दे आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर, बिल्कुल सही है। भाई तुम देखो ना, डेल्टा वी, सॉरी ई की वैल्यू क्या होती थी, डेल्टा वी अपॉन आर, याद आता है तुम लोगों को? ई इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, याद आया? माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ये लिख सकता हूं मैं डेल्टा वी अपॉन आर, क्या लिखा जा सकता है ये बताओ? अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये डेल्टा वी अपॉन आर लिखा जा सकता है। और देखो, कहीं पर भी तुम दो पॉइंट्स ले लो, ये डेल्टा वी तो सेम रहेगा ना। कहीं से भी तुम दो पॉइंट्स ले लो, डेल्टा वी तो सब जगह सेम होगा। बट जिसके लिए सेपरेशन कम होगा, डेल्टा वी तो सेम है लेकिन जहां के लिए सेपरेशन कम होगा, जिसके लिए सेपरेशन कम हुआ, उसके लिए डेल्टा वी अपॉन आर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, वैल्यू ज्यादा होगी।
क्या मेरी बात समझ आ गई बच्चे? ये जो सी पार्ट था, क्वेश्चन ठीक है ये वैसे। और कोई सवाल बच्चों जो दिया हो और पूछना हो आप लोगों को? बेटा मैंने बस लास्ट पार्ट में ही बोला कि ई की वैल्यू डेल्टा वी अपॉन आर होती है, और डेल्टा वी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में सेम होता है, तो जहां पर आर कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है। नमन जैन बेटा, एक बात बताऊं, जाके तुम वो पढ़ो जा करके डायपोल वाला हिस्सा। ठीक है, ये मैं बता नहीं रहा हूँ। और तुमने ये पूछा है इसका मतलब बेटा तुमने बहुत ज्यादा मजे मार रखे हैं जिंदगी में, सीरियसली। क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ही लिख देना है। ठीक है बच्चे, तो चुपचाप कॉपी खोलो अभी, और जरा दोनों का फॉर्मूला लिखो और आंसर बताओ, या खुद से कर लो। ठीक है नमन बेटा, रिवाइज करो, इससे पता चलता है कि चीजें तुम्हें बिल्कुल ही याद नहीं है। खैर छोड़ो, अब क्वेश्चन बैंक में आ जाते हैं। क्वेश्चन बैंक में, हाँ कुछ क्वेश्चन तो दिए थे मैंने। क्वेश्चन बैंक में 52 54, बेटा सारे मत पूछ लेना, कुछ छोड़ देना। चलो 52 पूछा है, मैं 52 देखना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 किसने पूछा है भाई? दिव्य कुमार तुमने पूछा है। क्या दिव्य कुमार हो कि दिव्या कुमार हो? क्यों भाई? बता ही नहीं रहा यार ये तो। कहाँ पे थे? 52 पे थे ना। चलो, अरे बॉय गर्ल वाली बात नहीं, दिव्य दिव्या कौन सा नाम है मतलब, वो मेरे को नहीं समझ आता है। खैर 52 पे आते हैं बच्चों। A uniform electric field having field strength is existing in XY plane. बेटा 52 क्वेश्चन बैंक of 52। A uniform electric field having electric strength E is existing in XY plane as shown in figure. Find the potential difference between zero और क्या है बेटा, डी डी जीरो। अच्छा, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया है। चलो देखते हैं। अरे नहीं यार, ये तो फर्जी सवाल निकल गया। तुम लोग फर्जी सवाल बहुत पूछते हो। एक तो मैं जानते हो ये, मुझे लग रहा है डिस्कशन की ऐसी तैसी कर देते हो तुम लोग, सही सीरियसली। बिना भेदभाव के सारे सवाल करने होते हैं। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम मेरे को पढ़ा रहे हो। मतलब दो कौड़ी का भी सवाल दे दो बेटा, वो पक्का तुम्हारा डाउट होता है, मैं सरप्राइज रहता हूँ। एक ने तो मतलब वो भी पूछ लिया, फॉर्मूला भी पूछ लिया उसका। और उनमें से एक सवाल ये भी है जो मैं तुमने पूछा है 52 वाला। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, याद है तुम्हें? जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, तो मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाया था भाई। याद आता है क्या भाई? ये पढ़ाया था कुछ? ठीक है। अब बेटा ये गरीबी बाहर आ गई है बिल्कुल, इस फॉर्मूले को बेटा देखने के लिए नहीं पढ़ाया था मैंने, ठीक है? ये देखने के लिए नहीं पढ़ाया था, और यही लगाना था तुम्हें। मुझे लग रहा है बेटा इस सवाल चुन के ही बताना पड़ेगा कि ये सवाल नहीं बताया जाएगा, ये सवाल बताया जाएगा। तो ये ई की वैल्यू क्या है देखो जरा। ई जो है तुम्हारा थीटा है ना, क्या लिखेंगे बताओ जरा। ये है ई, कितना एंगल बना रहा है ये? थीटा बना रहा है ना? ई। और आर देखो जरा बेटा, मैं इसको कंपोनेंट्स में डाल दूं क्या? अगर मैं इसको कंपोनेंट्स, और पहले खैर छोड़ो, पहले ओरिजिन ओ और ए, तो ओ ए वेक्टर, यार डेल्टा आर वेक्टर जानते हो क्या होगा? डेल्टा आर वेक्टर होगा तुम्हारा
डी डी आई ए, डी आई कैप प्लस डी जे कैप, ये डेल्टा आर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड दिया है ना, हम ई दे रखा है, तो देख लो जरा मैग्नीट्यूड। अरे फालतू ही मेहनत कर ली क्या हमने, ना ना ना, कहने ठीक ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे को दिख रहा है ना बेटा, रुको जरा एक मिनट, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू मॉड ई हो गया, और यूनिट वेक्टर हो गया कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये यूनिट वेक्टर हो गया। भाई थीटा एंगल बनाता है तो उसका यूनिट वेक्टर ये होता है, और तुम उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। अगला सवाल 52 जो था बेटा, देख लो हो जाएगा। फिफ्टी वन, देखो बेटा जरा 51 कह रहा है कि फिगर शोज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस फॉर टू चार्जेस, ठीक है बेटा। एट विच ऑफ द लेबल्ड पॉइंट्स विल एन इलेक्ट्रॉन हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ पर हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी। ए पर, एक मिनट देखना जरा बेटा, कहाँ पर, ए पर होगी, बी पर होगी, सी पर होगी और डी पर होगी। फिफ्टी वन पूछा गया था, मैं 51 सॉल्व कर रहा हूँ अभी, जस्ट मिनट। T1 में कहा है कि कहाँ पर हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी। भाई ए पे तो जीरो है पूरे पे, ये हो गया बी सी डी। बेटा जितना नेगेटिव चार्ज के पास होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, आंसर मेरे ख्याल से बी होना चाहिए। भाई तुम ये देखोगे ना, के क्यू ई बाई प्लस आर, ये बेटा नेगेटिव ई होगा, प्लस के माइनस क्यू माइनस ई बाई आर डैश। देखो ये तो नेगेटिव होना है, ये तो नेगेटिव होना है, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव होगा, लेकिन आर डैश जितना कम होगा उतना ज्यादा पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई तुम ये देखो ना, ये टर्म तो नेगेटिव होगा प्लस वाले से, नेगेटिव वाले में क्या होगा, माइनस क्यू माइनस ई, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और प्लस वाले का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली आर जितना कम होगा यहाँ पे ये वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ठीक है बच्चे, तो मेरे हिसाब से तो क्या दिया है आंसर, डी पार्ट होना चाहिए। क्या देता है बी की नहीं देता है भाई, अच्छा सवाल था वैसे ये। 54 देखो, 54 ही डिस्कस करने लायक था इस पूरे हिस्से में। 54 किसी ने निकाला है क्या, ये बताओ, किसी ने 54 पूरा निकाला है क्या। हर्ष लोहिया ने निकाला, शिवेन माथुर, लक्षित अग्रवाल। क्वेश्चन मुझे ये पसंद है, 54th क्वेश्चन पर्सनली, और अगर किया है तो तुम लोगों ने अच्छा किया है, और अच्छा सवाल है ये। इस पूरे जितने तुमने पूछे ना, इकलौता यही सवाल था जो पूछने लायक था इस पूरे क्वेश्चन बैंक में अभी तक, जो दिए थे तुम्हें मैंने सवाल। और देखो जरा, इसको डिस्कशन करने की जरूरत है।
देखिए कहता फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सेमी सर्कुलर चार्ज सेमी सर्कुलर रॉड चार्ज विद चार्ज q प्लेस्ड एज शोन इन फिगर इतना। हम्म हम्म इस क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ, देखना जरा। ये सेमी सर्कुलर है और यहाँ पर ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, जो कि इस तरीके से इनफाइनाइट लाइन चार्ज। बेटा वो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी देख लो, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे है लाइन चार्ज। ये प्लस क्यू, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले तो ये लाइन में बना दे रहा हूँ जिससे आसानी है मुझे। अब ध्यान देना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसी होगी चारों तरफ, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और ई की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही फॉर्मूला होता है। अब इसका ऑब्जर्वेशन देखो, अच्छा सवाल है, मैं बार बार कह रहा हूँ ध्यान देना। हमने क्या किया, थीटा पे एक डी थीटा एलिमेंट लिया और यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा जिसपे फोर्स लगेगा इधर, और डीएफ की वैल्यू जानते हो कितनी होगी, मैं लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो देखो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये तुम्हारा चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा बेटा, अरे इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डैश ले लो, इस वाले पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डैश, और लैम्डा डैश की वैल्यू जानते हो क्या होगी, क्यू अपॉन पाई आर। मैंने अभी तक जो बोला है समझ आ रहा है। इस वाले पे लीनियर चार्ज डेंसिटी तुम लैम्डा डैश ले लो, लैम्डा डैश की वैल्यू रख दी है, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, तो इस पे चार्ज कितना हुआ, लैम्डा डैश आर डी थीटा। पहले ये बताओ, ये डीएफ वाली बात समझ आ गई। और डीएफ निकालने के बाद अब हम सिमेट्री का यूज करेंगे एक बार। डीएफ निकालने के बाद अब हम सिमेट्री का यूज करेंगे। जैसे इधर डीएफ निकाला ना, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर थीटा पे डी थीटा होगा और यहाँ पर डीएफ होगा, सेम वैल्यू होगी डीएफ की। डीएफ का एक कॉम्पोनेंट इधर, एक कॉम्पोनेंट इधर, इसका एक कॉम्पोनेंट इधर, एक कॉम्पोनेंट इधर। कौन सा कॉम्पोनेंट कटेगा, ये वाला कट जाएगा। तो नेट में कौन सा बचेगा बेटा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। तो जानते हो एफ नेट कितना होगा, एफ नेट होगा तुम्हारा नेट फोर्स, ये होगा तुम्हारा डीएफ कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन लिमिट रखेंगे हम -π/2 से +π/2। उम्मीद करता हूँ ये रिजल्ट तुम्हें जरूर याद आता है कि -π/2 से +π/2 क्यों लिखा है, क्लास में बिल्कुल इसको यूज किया हुआ है। और हमें इंटीग्रेशन क्या करना था, डीएफ कॉस थीटा। तो डीएफ तो ये लिखा है, ये लिखो कॉस थीटा, और ये हमारा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, -π/2 से π/2, और ये तुम्हें नेट फोर्स देगा। लैम्डा डैश की वैल्यू तुम उठा के ये रख देना, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लो इसको। जरा निकाल के देखो आंसर, और पूरी बात देख लो क्या किया है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बेटा, ध्यान से देख लो। सभी लोग जरा आंसर निकालो यहाँ से, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ बेटा 2 मिनट, इसका आंसर पूरा निकाल के दो मेरे को तुरंत सभी लोग।
चलो भाई आगे बढ़ा जाए फिर। मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चन दिए थे। हर्ष लोहिया वो सही लिखा हुआ है यार, समझे। हर्ष लोहिया वो सही लिखा हुआ है, ठीक है। बेटा क्या नाम है, हितार जोधा, बेटा सेम क्वेश्चन जो 45 तुमने पूछा है ना, पिछली वाली शीट में दिया था, किसी ने पूछा नहीं था मेरे से, ठीक है। तो अब नहीं पूछा था तो यहाँ पे भी नहीं पूछो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन एज इट इज दूसरी शीट में दे चुका हूँ मैं। चलो अब खैर इसको अब हटाते हैं, एक मिनट। इसके बाद देखो कुछ चीजें कंडक्टर के बारे में हम लोग थोड़ी और पढ़ेंगे। कंडक्टर के बारे में वैसे बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, कुछ चीजें और पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक केस में ले रहा हूँ, केस क्या, एक सिचुएशन ले रहा हूँ, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखो जरा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना बच्चों, और यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है, कंडक्टर, ठीक है। ये ऐसे कंडक्टर रखा हुआ है, तो चीजें किस तरीके से फील्ड लाइंस में चेंज आएगा, उन सब के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कंडक्टर है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, ये ई पे ऐसे फोर्स लगेगा, और सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, ये एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये एंड क्या हो जाएगा, ये एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। मेरी बात समझ आ गई है, ये हो जाएगा। फील्ड लाइंस का बिहेवियर देखो, जो बहुत दूर वाली लाइंस थी वो तो सीधे सीधे निकल जाएंगी, जो बहुत दूर वाली लाइंस थी उनमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब देखो जो पास वाली लाइन, ये देखो ये फील्ड लाइन है, ये नेगेटिव है, तो ये ऐसे मतलब पास जाएगी, यहाँ पे एंड हो सकता था, एंड होने से पहले ये निकल गई। लेकिन कुछ लाइंस तो यहाँ पे जा करके एंड ही हो जाएंगी, ये देखो एंड हो गई ये वाली लाइन, ये वाली लाइन भी ऐसे गई, और ये जाकर के एंड हो गई, ये वाली लाइन ऐसे निकल गई। मेरी बात समझ रहे हो बच्चे। और ये माइनस था, ये प्लस है, प्लस से भी कुछ लाइंस निकलेंगी। एग्जैक्टली जो फील्ड लाइंस का बिहेवियर कुछ ऐसा आएगा। मेरी बात समझ आती है बच्चों। जरा इन फील्ड लाइंस को बनाओ जरा यहाँ पे, इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात बतानी है। अरे हर्ष लोहिया यार, ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं मैंने बताई है, पूछी है, ठीक है। उसे ध्यान से करना आ जाएगा, तुम खुद में ही कंफ्यूज हो गए हो बैठ के। अब तुम लोग याद करो एक बात, ये नोट कर लिया क्या बच्चों? अच्छा जल्दी से नोट करो, फिर मैं बताऊं कुछ, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बतानी है मेरे
तुम लोग का स्कूल चल रहा है कि बंद हो गए भाई? क्यों क्यों बच्चों, तुम लोग के स्कूल चल रहे हैं कि बंद हो गए? आधे आधे चल रहे हैं, आधों के बंद हो गए, आधों के चल रहे हैं। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ शौर्य। है तू क्या स्कूल जा रहा है क्या पढ़ने? मैं ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहा था बेटा। चलो खैर, मैं जो बात कर रहा था, तो अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये एक कंडक्टिंग स्फीयर था। ये कंडक्टिंग स्फीयर लिख लेना कहीं, कंडक्टिंग स्फीयर था। अब तुमको मैंने एक बात बड़ी साफ साफ बोली थी, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बताया था मैंने तुम्हें। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और कैसे जीरो होगा उस बात को देखो। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ये जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, बाहर जो इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई ना, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई आया। अब ये बीच अंदर में इंड्यूस चार्जेस भी हैं, दिख रहा है, अंदर में इंड्यूस चार्जेस भी हैं। अंदर में जो इंड्यूस चार्जेस हैं उनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई और इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश, इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश। और क्योंकि हमें पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, तो डेफिनेटली ई और ई डैश क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो दोनों आपस में क्या हो जाना चाहिए, कैंसल आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये बात बेटा बहुत हाईलाइट करके लिखना जो मैंने बोला है, समझ आ गया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट लाइन है एक्चुअल में। आई होप बच्चों ये बात समझ आ गई हो। देख लो, मैंने बोला कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ, अंदर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई आएगा, और इन इंड्यूस चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ई डैश आएगा। क्यों आएगा ई डैश? और क्योंकि हमें पहले से पता है कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, तो इस वजह से ये दोनों आपस में कट जाएंगे और E इक्वल टू ई डैश होगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल में होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चार्जेस की वजह से भी डेवलप होगी। इस पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन उसमें दे रखा है तुम्हारे HCV में,
और वो क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है इस चीज में जिसमें मुझे लेना है, और ध्यान दीजिए बेटा, मैं क्वेश्चन लेना भी चाहता हूँ। इसे नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, मैं हटा रहा हूँ इसको, वो देखना जरा। देखना जरा बच्चों यहाँ पे, ध्यान देना बेटा जरा। ये एक कंडक्टिंग क्यूब है, कंडक्टिंग क्यूब है जिसकी साइड लेंथ ये दे रखी है, और ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, देयर इज नो एनी चार्ज, देयर इज नो एनी चार्ज। ओके, इसके सेंटर से एक डी दूरी पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, इसके सेंटर से डी दूरी पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन कहता है कि इस क्यूब के ऊपर जो भी इंड्यूस्ड चार्जेस आएंगे, इस क्यूब के ऊपर जो भी इंड्यूस्ड चार्जेस आएंगे, उन इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से, उन इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। इस क्यूब पे जो इंड्यूस्ड चार्जेस आएंगे, उन इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सभी लोग आंसर दो भाई, 4-5 लोगों ने आंसर दिया है। आंसर है के क्यू बाई डी स्क्वायर। आंसर है के क्यू बाई डी स्क्वायर। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस होंगे, ऑब्वियसली यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे कहीं प्लस आएगा, नेट फील्ड यहाँ पे 0। तो जितना फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस चार्जेस की वजह से फील्ड प्रोड्यूस होगी, और नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आंसर होना चाहिए के क्यू बाई डी स्क्वायर। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सही बताऊं तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत काम आने वाला है।
ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? एज अ कंसेप्ट अगर मैं बात करूँ ना तो ये बड़े काम की चीज है, बहुत ही यूजफुल पार्ट है। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये आज की क्लास अच्छे से क्लियर हो गई हो तुम लोग को। अब देखो, अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो बहुत कुछ कर चुके हैं। अब मेरे को यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं बचा है, थोड़ी थोड़ी चीजें बतानी है और क्वेश्चन डिस्कशन करने हैं। थोड़ी थोड़ी चीजों से मतलब ऐसा नहीं कि थ्योरी खत्म होगी, थ्योरी में थोड़ा बहुत पढ़ाना है अभी, लेकिन मोर ओवर वो क्वेश्चन के फॉर्म में स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, क्वेश्चन के फॉर्म में। और थोड़ा सा हिस्सा है अभी वो डायपोल वाला हिस्सा थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी मुझे पढ़ाना है। तो एज अ थ्योरी वाइज मैं करूँ तो बहुत कुछ मैं कवर कर चुका हूँ या हम लोग कवर कर चुके हैं। लेकिन वही है ना, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्वेश्चन ये सब भी चलता रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। जैसे तुम लोग अभी अगर कोई एचसीवी का गॉस थ्योरम कर रहा है तो पूरा नहीं कर सकता, तुम स्टार्ट के क्वेश्चंस कर सकते हो, लास्ट वाले क्वेश्चन मैंने अभी कराया नहीं है। इंडक्शन का एक बेसिक पार्ट है जो मुझे कराना है। तो अगली क्लास में मैं काफी सारी, तुम शीट्स अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बट लेकिन अगली क्लास में मैं काफी सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी मतलब क्वेश्चंस कराऊंगा जो तुम्हें मतलब करने ही करने। अगर वो तुमने क्लास नहीं अटेंड की तो तुमसे कुछ होने वाला नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो तुम्हें करने होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी मैं रखता हूँ। बस थोड़ा सा थ्योरी और रिवाइज करके आना, क्वेश्चंस आप कर सकते हो, मैंने एक एक्सरसाइज और दे दी है, तुम एक्सरसाइज 1 2 3 में क्वेश्चंस कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अभी इकट्ठे देना मेरे लिए मुश्किल है, बट एक्सरसाइज 1 में कई सारे क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, स्टार्ट के तुम 4 5 क्वेश्चन तो सीधे सीधे कर सकते हो। तो तुम एक्सरसाइज 1 में स्टार्ट के 5 क्वेश्चन कर लेना और बाकी तुम्हें समझ आ जाएगा, कई सारे क्वेश्चन है जो तुम कर सकते हो, मैं उनको धीरे धीरे डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल नेक्स्ट टर्न की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं क्लास में कराऊंगा जो कि काफी अपने को ध्यान देने होंगे। ठीक है बच्चों, चलो फिर आज की क्लास इतनी रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, थोड़ा सा रिवाइज वाइज जरूर करके आना। ठीक है, चलो फिर।